याद है आप लोगों को क्या होता है टिंडल इफेक्ट? वेरी गुड। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या सारी ही पार्टिकल स्कैटर कर सकते हैं लाइट को? कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स कर सकते थे, कौन से होते थे वो? क्या बोलते थे उन पार्टिकल्स को? वेरी गुड। कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते थे सिर्फ वही टिंडल इफेक्ट शो करते थे। कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज़ क्या होता था? 1 to 100 नैनोमीटर। ठीक है। यूजुअली जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो लाया करते हैं 1 to 100 नैनोमीटर्स के बीच में, और सिर्फ वही पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट शो किया करते थे। सस्पेंशन परमानेंट नहीं होती थी बेटा, कुछ पार्ट के लिए होती थी। वंस दे सेटल डाउन दे विल नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। लेकिन जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे ऑल रिमेन सस्पेंडेड, हवा में रहते हैं। अरे जब बैठ ही गए तो कैसे करेगा? नहीं बेटे, तब लाइट ही नहीं पास होगी ना, ओपेक हो गया हो। जब डस्ट सेटल होगी नीचे या मड सेटल होगी नीचे तो कैसे शो करेगा वो? देखो चलो, टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन लिखो। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मैं कोई एक पार्टिकल एज्यूम करूँ और इस पार्टिकल के ऊपर एक रे ऑफ लाइट हिट करती है, तो ये रे ऑफ लाइट, अच्छे से बंद कर दरवाज़ा, तो ये रे ऑफ लाइट हर डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है। दिस इज़ योर टिंडल इफेक्ट। ठीक है। लेकिन हमें कौन सा कलर दिखाई देगा वो डिपेंड करता है साइज़ ऑफ द पार्टिकल पे। ठीक है। जो वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग साइज़ होता है वही कलर हमें दिखाई देता है। लिखो इसके बारे में, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ scattering of light by the colloidal particles gives rise to Tyndall effect. Gives rise to Tyndall effect. ठीक है। एक चीज़ मैं कंफर्म कर लूँ फिर बताता हूँ तुमको। ठीक है। हम ना ऐसे मजाक में बचपन में बोलते थे, तुमने तुमने शायद पता नहीं सुना हो ना सुना, एक रॉकॉन करके मूवी आई थी बहुत सालों पहले, सुनी है किसी ने रॉकॉन? फरहान अख्तर की। कभी नहीं देखी? हमारे टाइम में ना मतलब 5 स्टार रेटिंग मिली थी उसको, उस मूवी को। एक 3 इडियट्स को मिली थी 5 स्टार रेटिंग, एक रॉकॉन को मिली थी। तो उसका ना एक गाना है, बड़ा फेमस सा गाना है कि आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों। तो आसमां है नीला क्यों का रीज़न जो था वो किसने समझाया था? टिंडल इफेक्ट ने। ये सवाल आता है कि वाई द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग डे टाइम। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्काई हमें कैसा नज़र आता है? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ब्लू नज़र आता है, इन जनरल ब्लू नज़र आता है। ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ब्लू नज़र आता है, कभी कभी ऑरेंज भी नज़र आता है, कभी कभी रेड भी नज़र आता है, हाँ पिंक भी नज़र आता है। ठीक है। अलग अलग उसके शेड्स हमें देखने को मिलते हैं। रादर दिन के टाइम पे बिल्कुल 12 बजे के करीब हमें वाइट भी नज़र आता है वो। तो अलग अलग मुझे उसके शेड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्काई जो है वो ब्लू नज़र आता है। तो उसका कारण क्या है? टिंडल इफेक्ट। ठीक है। तो ऐसे मजाक में जब हम बच्चे थे तब ये मूवी आई थी तो हम बोलते थे आसमां है नीला क्यों, टिंडल इफेक्ट। ठीक है। तो तुम भी याद रखना है, सवाल आएगा आगे। टिंडल इफेक्ट क्या कहते हैं कि जब भी किसी पार्टिकल के ऊपर रे ऑफ लाइट पड़ेगी तो वो लाइट हर डायरेक्शन में स्कैटर होगी, लेकिन कौन सा कलर ज़्यादा स्कैटर होगा, कौन सा कलर ज़्यादा छिद्रा जाएगा, बिखर जाएगा, वो डिपेंड करता है साइज़ ऑफ द पार्टिकल के। जो भी वेवलेंथ
स्कैटर हो रही है कलर की, वो किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ द पार्टिकल पे। ये बात लिखो अपने पास, स्पेशल नोट करके लिखना। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, the color of the scattered light depends on the size of the scattering particles. ठीक है, वेरी कंटिन्यूएशन में, ठीक है, वेरी फाइन पार्टिकल्स scatter mainly blue color। बेटे ऑनलाइन क्लास चल रही है, रिकॉर्ड हो रही है, ऐसे बीच में डिस्टर्ब मत करो, फटाफट बैठो। while particles of larger size scatter light of larger wavelength। हाँ जी, लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है बेटा? कल भी बताया तो, किस कलर की लार्जेस्ट वेवलेंथ होगी या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी? रेड की। वॉयलेट की नहीं होती, वॉयलेट की सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेड कलर की। ठीक है, अच्छा अब इसी नॉलेज के बेसिस पे बताओ कि जब सारी की सारी लाइट स्प्रेड हो जाएगी, सारी की सारी वेवलेंथ्स ऑफ लाइट स्प्रेड हो जाएगी, तो हमें पार्टिकल कैसा नज़र आएगा? वेरी गुड। और जब बिल्कुल भी स्कैटरिंग नहीं होती, एब्जॉर्प्शन हो जाती है लाइट की, तो क्या नज़र आता है? ब्लैक। ठीक है, तो जब पार्टिकल साइज ऐसा है कि सारी की सारी लाइट स्कैटर हो गई, तो हमें वो चीज़ वाइट नज़र आती है, और जब बिल्कुल भी स्कैटरिंग नहीं होती तो वही चीज़ हमें ब्लैक नज़र आती है। तो लिखो ये लास्ट लाइन, if the size of scattering particles, if the size of scattering particles is large enough that it spreads, spread word मत लिखो है बेटे, यहाँ scatter ही लिखो, that it scatters all the light the light may appear white। ठीक है, तो हमें लाइट वाइट नज़र आती है। क्लियर है बेटा? फाइन होता है, वेरी फाइन होता है रादर। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई डाउट इसमें टिंडल इफ़ेक्ट के बारे में? जॉन टिंडल थे जिन्होंने टिंडल इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी किया था सबसे पहले, तभी टिंडल इफ़ेक्ट बोलते हैं इसे। और फिर इसकी एक्सटेंशन करी थी सीवी रामन ने। सीवी रामन का नाम सुना है कभी तुमने? चैप्टर भी होगा ये हिंदी में कभी। तो रामन ने रामन इफ़ेक्ट दिया था, और टिंडल ने, जॉन टिंडल ने टिंडल इफ़ेक्ट दिया था। ठीक है, रामन इफ़ेक्ट इसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, उसमें लॉस ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ एनर्जी की डिस्कशन की हुई है।
टिंडल इफेक्ट ने सिर्फ ये बात बताई थी, जॉन टिंडल ने, कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है उसके जो पार्टिकल साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली वो किसी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देता है। जो वेवलेंथ रिफ्लेक्ट स्कैटर होती है ज़्यादा वो हमें नज़र आ जाती है, वो वेवलेंथ हमारी आंखों में जाती है, मतलब उस वेवलेंथ का कलर हमारी आंखों में जाता है और हमें वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का नज़र आता है। ठीक है, क्लियर है? लाइट तो ब्लैक हो ही नहीं रही ना बेटा, लाइट तो सारे के सारे रंग लेके आ रही है अपने साथ, उसमें तो सारा स्पेक्ट्रम आ रहा है। यही तो सब कल का टॉपिक था। एवरी वाइट लाइट, एवरी सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, 7 ब्रॉड बैंड ऑफ कलर्स है, लेकिन उसमें से मुझे कुछ कलर्स दिख रहे हैं जब वो एक पर्टिकुलर पार्टिकल साइज पे गिर रही है। ठीक है, मतलब जब जतिन ने रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है तो जतिन की टी शर्ट के पार्टिकल का साइज़ ऐसा है कि इस पर जब ट्यूब लाइट या ये एलईडी बल्ब की लाइट गिर रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ रेड कलर की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रही है, स्कैटर कर रही है। समझा? क्लियर है? चलें आगे, पक्का? लिखो, वाई स्काई appears blue, ऐसे लिख लो, वाई क्लियर स्काई appears blue, साफ आसमान हमेशा ब्लू ही क्यों नज़र आता है? बेटे क्लियर वर्ड लिखना ज़रूरी है, इसके साथ लिख ही लो है ना, क्योंकि अगर डस्ट पार्टिकल्स होंगे या फिर मौसम ख़राब हो रहा होगा तब हमें वो ब्लू नहीं नज़र आएगा, फिर वो ब्लैक भी हो सकता है। ठीक है, काले बादल छा सकते हैं, या फिर जब शाम का टाइम होता है तब उसका कलर डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे सन का एंगल डिफरेंट हो जाता है थोड़ा, वो डिफरेंट सिनेरियो है, उसको नहीं हम अभी कंसिडर कर रहे हैं। ज़्यादातर हमें ब्लू क्यों नज़र आता है क्लियर स्काई? हाँ, पर किसकी वजह से? अरे टिंडल इफेक्ट, पार्टिकल कौन सा होगा इस बार? कौन सा फाइन पार्टिकल? एयर का पार्टिकल। जब आसमान साफ है मतलब उसमें डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, मैं ही मान के चल रहा हूँ। जब बारिश ताज़ी ताज़ी होके हटी है तो सारी डस्ट पार्टिकल सेटल हो गए हैं, तो वहाँ पे सिर्फ कौन से पार्टिकल्स हैं? एयर के पार्टिकल्स। और एयर पार्टिकल का साइज़ किस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए? ब्लू कलर के। इसलिए वो ज़्यादातर किस कलर को स्प्रेड कर रहा है? ब्लू कलर को स्प्रेड कर रहा है, और क्योंकि ब्लू ज़्यादा स्कैटर हो रहा है इसलिए हमें ब्लू नज़र आ रहा है आसमान। लिख लो, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स, आंसर लिख रहा हूँ मैं आपको, the molecules of air and other fine particles in the atmosphere correspond to the wavelength of the visible light ठीक है। इसी के साथ अगला पॉइंट लिखना, दीज पार्टिकल्स आर मोर एफिशिएंट in scattering light of shorter wavelength corresponding to the blue color। ठीक है,
ठीक है। इसके साथ एडिशनली एक बात लिख लो, ये तुम क्वेश्चन में मेंशन करोगे चाहे नहीं करोगे, मैं मार्क्स नहीं काटूंगा, बट वैसे याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसी पॉइंट पे इंट्रोड्यूस हुई थी। रेड लाइट हैज़ अ वेवलेंथ वन 1.8 times greater the wavelength of blue color. ठीक है, और इसी कारण से हमें आसमान ब्लू नज़र आता है, ब्लैक नहीं, और सॉरी और किसी कलर का नहीं। ठीक है, क्लियर है, इजी था टिंडल इफेक्ट। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, क्वेश्चन है वाई डेंजर सिग्नल्स आर ऑलवेज रेड इन कलर। रेड के, क्योंकि ये हाईलाइट तभी करवाई है लाइन मैंने, डेंजर सिग्नल हमेशा रेड ही बनाते हैं, क्यों? जैसे स्मोक सिग्नल्स होते हैं, पता है किसी को स्मोक सिग्नल्स, कि तुम किसी आइलैंड पे फंस जाओ या फिर तुम किसी शिप के अंदर फंस जाओ तो तुम उसको ऐसे फोड़ते हो, जैसे पबजी में भी तुमने देखा होगा, और फिर रेड कलर का धुआं निकलता है हवा में, तो वो वाला। या फिर जो हम सिग्नल्स मतलब जो ये तुम्हारा ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, इसमें रेड कलर जो है वो स्टॉप के लिए रखते हैं, वो सबसे पहले रखा हुआ होता है, और ग्रीन कलर सबसे नीचे होता है। तो रेड कलर रखने का पर्पस क्या है? क्योंकि अभी हमने सीखा ना यहाँ पे कि अगर मुझे रेड कलर को रिफ्लेक्ट करना है या स्कैटर करना है, मुझे पार्टिकल साइज़ बड़ा चाहिए होगा, यही पढ़ा हमने। ब्लू कलर के लिए पार्टिकल साइज़ छोटा है, लेकिन रेड कलर के लिए पार्टिकल साइज़ बड़ा है। तो जो स्मोक पार्टिकल्स हैं, स्मोक पार्टिकल्स एज इन डस्ट पार्टिकल्स, या जो हवा के अंदर एयर पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन में जो स्मोक पार्टिकल्स होंगे, क्या वो इतने बड़े हैं कि वो रेड कलर को स्कैटर कर दें? नहीं, वो इतने बड़े नहीं होते कि उससे रेड कलर स्कैटर हो जाए। तो चाहे कहीं पे स्मोक भी क्यों ना निकल रही हो ब्लैक कलर की, और पीछे उसके अगर रेड कलर है, तो हमें तब भी दिखाई देगा, क्योंकि वो रेड कलर जो मेरी तरफ आ रहा है, जो स्कैटर होगी मेरी तरफ आ रहा है, उसको स्मोक पार्टिकल्स भी स्कैटर नहीं कर सकते, वो मेरी तरफ आ ही जाएगा। बट अगर उसी की जगह कोई और कलर होगा, जैसे ग्रीन कलर हो गया या ब्लू कलर हो गया, तो डेफिनेटली स्मोक पार्टिकल्स उनको स्कैटर कर देंगे और वो कलर मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं गाड़ी चला के आ रहा हूँ पीछे से, ठीक है, मेरे को रेड कलर दूर से दिखाई दे जाएगा। क्यों दिखाई दे जाएगा? क्योंकि उसकी स्कैटरिंग हमेशा सबसे कम होती है। स्कैटरिंग क्यों कम हो रही है? आई होप ये क्लियर है। क्योंकि उसको स्कैटर करने के लिए बड़ा पार्टिकल चाहिए, बड़े साइज का पार्टिकल चाहिए, जो यूजुअली एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम जब दूर से आ रहे हैं, हमें तो यही करना है ना, गाड़ी स्लो करनी है। मेरे को दूर से दिख जाएगा रेड लाइट है तो मैं गाड़ी स्लो करता हूँगा, और जब गाड़ी ऑलरेडी मेरे सिग्नल के पास खड़ी है तो मैं ग्रीन कलर भी रख सकता हूँ उसका, क्योंकि ग्रीन कलर पास से भी दिख जाता है, लेकिन रेड कलर हमेशा हमें दूर से दिखना शुरू हो जाता है। क्यों दिखना शुरू होता है? बिकॉज इट स्कैटर्स द लीस्ट। ठीक है, एक लाइन का आंसर है, बिकॉज इट हैज़ लार्जर वेवलेंथ, लार्जेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, देयरफॉर इट स्कैटर्स द लीस्ट। लिखो क्वेश्चन। विश्वजीत क्लियर है बेटे क्वेश्चन? ये यस सर। तभी तो जब फॉग का टाइम होता है, सर्दियों का टाइम जब होता है, लोग पीछे वाली वो मतलब कुछ लोग, आई एम नॉट सेइंग ऑल, ट्रक वाले खास तौर पे क्या करते हैं, पीछे अपने एक अलग से रेड लाइट लगवा लेते हैं, क्योंकि फॉग पार्टिकल्स जो हैं वो भी उस रेड कलर की वेवलेंथ को स्कैटर नहीं कर सकते, हमें दूर से दिख जाएगा कि कोई ना कोई व्हीकल आ गए हमारे। ठीक है, लिखो वाई सिग्नल्स आर रेड या वाइट। हाँ जी बेटा, बेटे वेब ग्योर के अकॉर्डिंगली चल, येलो जो है वो रेड की तरफ ही है, एज स्ट्रॉन्ग एज रेड नहीं है, बट वो कम स्कैटरिंग होगी, पर कुछ ना कुछ तो होगी। रेड की सबसे कम होती है। क्वेश्चन इज व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड।
Why danger signals are red? मैं ना मतलब अपना तुम्हें एक एक्सपीरियंस बताता हूँ. मैं जब ड्राइव कर रहा था ना, मतलब मैंने तब ऑब्जर्व करी बीइंग अ टीचर, इंडिकेटर यूजुअली किस कलर के होते हैं? चलो, कुछ गाड़ियों में ऑरेंज भी होते हैं. तो इंडिकेटर ऑरेंज होते हैं, लेकिन जो हेडलाइट होती है वो येलो होती है. तुमने देखा होगा फॉग के टाइम पे यूजुअली लोग अपने ना वो हैज़र्ड लाइट्स ऑन कर लेते हैं, जिसमें दोनों इंडिकेटर साथ में जलते रहते हैं. पार्किंग लाइट, हैज़र्ड लाइट भी बोलते हैं उसको. तो उनको ऑन कर लेते हैं वो. मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब सामने से गाड़ी चल के आती थी ना, तो मुझे वो इंडिकेटर पहले दिखते थे और उसकी हेडलाइट बाद में दिखती थी. मतलब दूर से गाड़ी मेरे को पहले ऑब्जर्व हो गई है, क्योंकि उसका इंडिकेटर नज़र आ रहा है मुझे, ऑरेंज कलर का है क्योंकि वो. और जैसे ही गाड़ी और पास आई, फिर मुझे उसकी हेडलाइट दिखनी शुरू हुई. तो ऑरेंज कलर बीइंग अगेन ऑन द लॉन्गर वेवलेंथ साइड स्कैटर्स लीस्ट एज कम्पेयर टू येलो कलर. ठीक है, लिखो इसके बारे में. चलो, वाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड. The red is least scattered. The red color, या रेड लाइट लिख लो. The red light is least scattered by fog or smoke. सर तो जो वाइट लाइट होती है उसकी क्या वेवलेंथ होती है? वाइट लाइट की वेवलेंथ क्या होती है बेटे? वाइट लाइट तो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स है ना. उसका तो स्पेक्ट्रम होगा लाइट का. मतलब सारी की सारी वेवलेंथ अगर स्कैटर हो जाए तो मुझे वाइट लाइट नज़र आएगी. कल हमने न्यूटोनियन डिस्क की बात की थी ना, कि अगर वो सारे के सारे रंग मिला दूंगा तो मुझे वाइट कलर नज़र आएगा. स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक ड्यू टू इट्स longest wavelength hence danger signals are red in color so that they can be observed from a larger distance. Yeah, from a distance. ठीक है. विश्वजीत हो गया बेटे? सर थोड़ा सा बचा है लास्ट में. हो गया सर. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. अगला क्वेश्चन लिखो बेटा. वाई एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट सी ब्लू स्काई इन स्पेस.
ब्लू कलर का स्काई क्यों नहीं दिखता एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में? बड़ा आसान सवाल है। बड़े होते हैं, छोटे होते सर वहाँ एयर नहीं होती। हैं, वहाँ पार्टिकल्स ही नहीं होते। वैक्यूम है स्पेस में, पार्टिकल्स नहीं है, इसलिए स्कैटरिंग नहीं है। स्कैटरिंग नहीं है तो हमें ब्लू कलर नहीं नज़र आता, बस वैक्यूम हो गया ना। जब किसी चीज़ पे गिर ही नहीं रही कोई चीज़ तो दिखेगी कैसे? लिखो चलो, सिंस देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन स्पेस, आंसर लिखो। सिंस देयर इज नो एटमॉस्फेयर in space, there are no particles to scatter light and show Tyndall effect. Hence, sky appears dark to astronauts in space. ठीक है, डन। इसमें ना बैक एक्सरसाइज के सिर्फ 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, बाकी सारा नोट्स में कवर हो जाता है चैप्टर ये ना। वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, वाई स्टार्स ट्विंकल, वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, सब कवर हो जाता है नोट्स के अंदर, जितने भी क्वेश्चंस पीछे दे रखे हैं। तो मैं अलग से वो डिस्कशन नहीं करूँगा। 2-3 न्यूमेरिकल दे रखे हैं बुक के पीछे, वो हम करेंगे आज, ठीक है? हो गया ये सबका, नोट कर लिया? चलो अगला लिखो रजे हेडिंग, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? नाम सुन के तुमको क्या समझ आ रहा है इसमें? पहले तो ये बताओ। जो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में हो रही है, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या है जान ली? हाउ डू यू डिफाइन एटमॉस्फेयर? एयर, ये भी ठीक है। ऐसे घिसी पिटी सी डेफिनेशन हम पढ़ते नहीं आ रहे बचपन से, द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। पढ़ा नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, एसएसटी में पढ़ा होगा कभी। तो जो एयर अर्थ को सराउंड कर रही है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और एटमॉस्फेयर में एयर पार्टिकल्स की वजह से जो रिफ्रैक्शन हो रही है उसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पर क्यों होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? अगर मैं अर्थ की बात करूं बेटा, मान लो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, जो एयर पार्टिकल्स ऊपर है, ठीक है, क्या वो एयर पार्टिकल्स ज़्यादा डेंस होंगे या कम डेंस होंगे? बताओ मेरे को। जब पहाड़ों में जाते हो एयर का प्रेशर कम होता है ज़्यादा होता है? कम होता है। तो मतलब जो पार्टिकल्स हाइट पे होते हैं वो कम डेंस होते हैं, राइट? तो कैन आई से दैट दीज पार्टिकल्स आर लेस डेंस? ठीक है। और जो पार्टिकल्स अर्थ के सरफेस के ऊपर हैं, मतलब जो अर्थ के सरफेस के पास हैं, वो क्या होने चाहिए? कंपैरेटिवली ज़्यादा डेंस होंगे।
हाँ या ना? और तुमने ये बात भी सीखी है कि जब एयर लाइट होती है तो ऊपर चली जाती है, पढ़ा है नहीं पढ़ा? तो इसका मतलब ऊपर वाली एयर जो है वो लाइटर है, इसलिए वो ज़्यादा कम डेंस है, और नीचे वाली लेयर जो नीचे सेटल हो गई है लेयर, वो हैवी है, ठंडी है, हैवी है, इसलिए वो ज़्यादा डेंस है, राइट? तो दिस इज़ मोर डेंस एंड ऊपर वाला लेस डेंस है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक मीडियम ऐसा क्रिएट हो गया कि ऊपर मेरे पास रेयरर मीडियम हो गए और नीचे मेरे पास डेंसर मीडियम हो गए, हाँ या ना? और इसी कारण से जो भी रोशनी अर्थ की तरफ आती है, जो लाइट अर्थ की तरफ आती है, वो कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन शो करती है, क्योंकि ऊपर वाली लेयर क्या है, इट इज़ लेस डेंस या फिर रेयरर, और नीचे वाली लेयर क्या है, मोर डेंस या फिर डेंसर। और एक 2 मिनट, एक उसकी वजह से एक ऑप्टिकल डेंसिटी का वेरिएशन क्रिएट हो जाता है। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब ज़रूरी नहीं है जो चीज़ देखने में डेंस है वो ऑप्टिकली डेंस हो। जैसे शीशा और डायमंड ऑलमोस्ट देखने में एक जैसे हैं, पर ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस कौन है, डायमंड। तो हम ऐसे नहीं कभी एज्यूम कर सकते कि जो चीज़ देखने में हमेशा मतलब भारी हो, भारी इन द सेंस डेंसर होगी, वो ऑप्टिकली डेंस भी हो। जैसे हम बोल देते हैं ना, यूजुअली ऐसा होता है कि जो चीज़ डेंस होती है वो ऑप्टिकली डेंस भी होती है, बट हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, है तो दोनों एयर ही, बट ऑप्टिकली डेंस क्या हो जाती है, जो हैवी एयर है, जो कोल्ड एयर है, और लेस डेंस, लेस ऑप्टिकली डेंस कौन सी एयर हो जाती है, जो ऊपर है, जो लाइटर एयर है, ठीक है? बनाओ इसको, ड्रॉ करो फटाफट। हाँ बेटा आप बोलो। तब क्यों होगी, वैक्यूम में तो है ही नहीं पार्टिकल्स जो उसकी रिफ्रैक्शन करवा सकें। मतलब वैक्यूम से जब यहाँ पे एंटर कर रही है, रेयर टू डेंसर हो रहा है, उसको जंक्शन ही सबसे पहली बार वैक्यूम से लेस डेंस में मिल गया और दोबारा यहाँ पे हुई। ये ना थोड़ा टॉपिक लिखने वाला ज़्यादा है, समझने वाला पार्ट जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें लगेगा। ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, या क्या किताब में लिखा हुआ है, ठीक है? बना लिए डायग्राम, लिखो इसके बारे में। ये ना तुमने फिनोमिना डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा। कभी नेक्स्ट टाइम पेट्रोल पंप पे जाओगे ना, जब तुम गाड़ी की टैंकी खोलते हो या फिर जब तुम बाइक की टैंकी खोलते हो, तो उसमें से ना पेट्रोल के वेपर्स इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो तुमको ना वहाँ पे अलग से ही वेव नज़र आती है, तुम्हारा जो पार्टिकल, हाँ तुम्हें लगता है कि आग सी लगी हुई है, बट वो सड़क पे भी होती है, वो अलग चीज़ है, उसको हिंदी में मृगमारीचा कहते हैं। आँखों का छलावा जो होता है वो अलग चीज़ है। जो पेट्रोल के वेपर्स हैं, बीइंग लाइटर देन द वेपर्स ऑफ एयर, वो एयर डेंस हो जाती है उनके लिए, और पेट्रोल के वेपर्स लाइट हो जाते हैं, तो तुमको वहाँ पे भी रिफ्रैक्शन नज़र आती है। तुम्हें लगता है कि जो ऑब्जेक्ट उसके पीछे रखा हुआ है, उन वेपर्स के पीछे रखा हुआ है, तुम्हारे लिए डांस करता हुआ जा रहा है। ऐसे ऑब्जर्व करना नेक्स्ट टाइम, जब भी जैसे ही टैंकी का ढक्कन खुलता है पेट्रोल के लिए डलवाने के लिए, तो जो टैंकी से वेपर्स निकलते हैं उसकी वजह से तुम्हारा वो पीछे वाला ऑब्जेक्ट डांस करता हुआ नज़र आता है तुम्हें। एक तो ये तब दिखेगा तुम्हें। दूसरा केस है जब कहीं पे बुजुर्ग लोग सर्दियों में आग जला के बैठे हुए होते हैं ना, उस आग के ऊपर से कोई चीज़ ऑब्जर्व करना, जो धुआं सा निकल रहा होता है उस धुएं के पीछे ऑब्जर्व करना, तुम्हें चीज़ें डांस करती हुई नजर आएंगी, ठीक है? वेवी सी नजर आएंगी सारी। हाँ मतलब वेवी तभी बोला मैंने, करण औजला का गाना भी तो है। चलो लिखो इसके बारे में।
the hotter air becomes less dense and is lighter than the cooler air above it and has a refractive index slightly less than the refractive index of cooler air. Okay. This wavering effect, मतलब वही जो मैंने तुमको बताया, वेरी करता रहेगा थोड़े थोड़े टाइम पे. दिस वेवरिंग इफेक्ट is called atmospheric refraction. ठीक है बेटा. डन. लिख लिया सबने? पक्का? सर 1 मिनट. हो गया. विश्वजीत, चले बेटे आगे डिस्कशन पे. यस सर. अब मेरे को इसी थॉट के साथ एक बात बताओ, क्या जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वो फिक्स रहेगी या वो चेंज होती रहेगी? क्यों चेंज क्यों होगी भाई? चेंज क्यों होगी, फिक्स क्यों नहीं होगी? चेंज होती रहेगी क्योंकि हर रोज टेम्परेचर डिफरेंट रहता है. एग्जैक्टली बहुत बहुत फैक्टर्स हैं इसके. पहली बात तो ये कभी भी हवा एक जगह टिकती नहीं है. ऐसा तो नहीं ना कि एयर पार्टिकल्स वहीं टिके रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे. विंड चली तो एयर पार्टिकल्स भी हिलेंगे अपनी जगह से. दूसरा, प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, टेम्परेचर डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, उसकी वजह से भी पार्टिकल्स का मोशन वेरी करेगा. तो ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं इट इज़ ग्रेजुअली चेंजिंग, इट इज़ नॉट फिक्स्ड. ठीक है. हो सकता है एक पॉइंट पे रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही हो सकता है कि हो ही ना रही हो. जैसे हम बोलते हैं ना कि जिस दिन हवाएं कम चलती हैं, जिस दिन मौसम साफ होता है, उस दिन तारे बहुत अच्छे नज़र आते हैं. क्यों? क्योंकि एयर स्टिल है, हवा नहीं चल रही है, तो हमें अच्छे से, मतलब रिफ्रैक्शन कम हो रही है तो हमें तारे अच्छे से नज़र आ रहे हैं. कह सकते हैं ये बात? कह सकते नहीं कह सकते? अभी कहेंगे, पर सुनना ज़रा क्या कहना चाह रहे हैं. देखो, मान लो यहाँ पे तारा था. ठीक है. तारा धरती से बहुत दूर होता है. और हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि जो लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी वो कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन अंडरगो करेगी. क्यों करेगी रिफ्रैक्शन अंडरगो? क्योंकि अर्थ में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रही है. ठीक है. तो मान लो कि जैसे ही रे एंटर करी, अब सीधी सीधी तो आएगी नहीं, क्या होगी, इसकी बेंडिंग हो जाएगी. बेंडिंग होके ऐसे आ गई हमारी तरफ. ठीक है. यहाँ पे ऑब्जर्वर था. हमने कल सीखा ऑब्जर्वर के लिए आंख बनाते हैं हम. मेरे को भी ये नहीं याद आ रहा इस तरफ पलके बनाते थे कि नहीं. चलो कोई बात नहीं, ऐसे समझ लो. यहाँ पे ऑब्जर्वर था. ऑब्जर्वर की आंख में लाइट कैसे आ रही है? ऐसे बेंड हो के आ रही है. लेकिन ऑब्जर्वर के लिए तारा कहाँ पे होगा? ऑब्जर्वर के लिए तारा कहाँ पे होगा? जब मैं इसको ट्रेस बैक करूँगा तो ऑब्जर्वर को तारा कहाँ नज़र आ रहा है? अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा दूर. ठीक है.
क्यों अपनी एक्चुअल पोजीशन से दूर क्यों नज़र आ रहा है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार। लेकिन ये जो है स्टार की, इसको बोलते हैं एपरेंट पोजीशन। एपरेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ वहाँ पे है नहीं लेकिन हमें दिखाई दे रही है। कोई चीज़ वहाँ पे है नहीं लेकिन हमें दिखाई दे रही है। जैसे एपरेंट डेप्थ होता है, क्या तुम कुएं को देख के उसकी गहराई बता सकते हो? नहीं बता सकते। तुमको वो कम लगती है, तो वो एपरेंट डेप्थ होता है, मतलब जो चीज़ एक्चुअल में नहीं होती बट तुम्हें नज़र आती है। तो स्टार एक्चुअली यहाँ था बट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से तुम्हें यहाँ दिख रहा है, राइट? क्लियर है बात? पक्का? अब हमने पढ़ा इट इज़ ग्रेजुअली चेंजिंग। जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वो हर बार चेंज होती रहती है। तो हो सकता है जैसे ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में चेंज आया, मुझे स्टार यहाँ नज़र ना आके अब थोड़ा सा यहाँ नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है। रिफ्रैक्शन क्योंकि चेंज होगी तो बेंडिंग कम हो सकती है, तो मुझे स्टार यहाँ नज़र आ सकता है। हो सकता है बेंडिंग, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फिर चेंज हुई और मुझे स्टार अब यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है? तो मेरे लिए क्या हो रहा है बार बार? स्टार की पोजीशन जो एक्चुअल में यहाँ था, अपेरेंटली मुझे कभी यहाँ दिख रहा है, कभी यहाँ दिख रहा है, कभी यहाँ दिख रहा है। मेरे लिए क्या उस स्टार की पोजीशन चेंज होती जा रही है? ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही चेंज होगी, यहाँ था तो यहाँ चला गया, इतना डिफरेंस नहीं आता, बट थोड़ी सी अपनी जगह से शिफ्ट होता हुआ नज़र आता है। और वो इतना शिफ्ट, इतना छोटा शिफ्ट है कि हमारी आँख नहीं डिटेक्ट कर सकती उस शिफ्ट को। हमारे लिए क्या शिफ्ट है वो? कि अभी तारा यहाँ दिख रहा था, थोड़ी देर के लिए गायब हुआ और दोबारा दिखने लग गया, राइट? हाँ या ना? तो मजाक में बोलता हूँ, मैं बात सुनना ध्यान से। तो अभी मेरे लिए जो तारे की लाइट है वो कैसे हो रही है? बंद बुझ हो रही है। बंद बुझ क्या होता है? एक ही वर्ड होता है, बंद बुझ। मतलब मेरे लिए तारे की लाइट जो है वो कभी जल रही है, कभी बंद हो रही है, कभी जल रही है, कभी बंद हो रही है, राइट? क्योंकि उसकी एपरेंट पोजीशन में चेंज आ रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, तो मेरे लिए स्टार लाइट जो है कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही, कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही। तो मुझे स्टार कैसा नज़र आएगा? क्या करता हुआ नज़र आएगा? ट्विंकल। ट्विंकल करता हुआ नज़र आएगा कि वो चमक रहा है, वो शाइन कर रहा है, कभी शाइन कर रहा है, कभी नहीं कर रहा। तो मेरे लिए उसकी ट्विंकलिंग हो रही है। क्लियर है बात? क्यों ट्विंकलिंग होती है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से देर इज़ अ कॉन्टिन्यूस चेंज इन द एपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार। ठीक है? बनाओ ये डायग्राम अपने बस। तुम्हारी ना शायद इंग्लिश की क्लास वहीं पे हो, जानवी मितेश जतन, वहीं पे भैया के पास ही हो। मैं बात कर लेता हूँ एक बार उनसे। हो जाएगा तो बता देना। हो गया? चलो इसके बारे में नोट्स लिख लो थोड़े से। पहली बात तो यही लिखो, द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स, ऐसे लिख लो, द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ग्रेजुअली चेंजिंग। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे से चेंज होती रहती है, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस,
टेम्परेचर एंड विंड वेरिएशंस लिख लो. ठीक है. Thereby changing the refractive index. Thereby changing the refractive index. ठीक है, लिख लोगे तो बता देना मेरे को. सेकंड पॉइंट नेक्स्ट पे लिखना. लिख लिया विश्वजीत? तूने भी लिख लिया रजत? यस सर. Thereby changing the thereby changing the thereby refractive index changes continuously. ठीक है, आगे लिखो. सेकेंड पॉइंट है. ठीक है. Since the atmosphere bends the starlight towards the normal. कौन बताएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों बेंड हो रही है? शाबाश. क्योंकि रेयर टू डेंसर आ रहे थे, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हुई. द एपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार. आई होप क्लियर है वर्ड एपरेंट का मतलब जो छल है मेरे लिए, जो मुझे दिखाई दे रहा है पर एक्चुअल में नहीं है वो. द एपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार is slightly different from the actual position of the star. ठीक है. डन. थर्ड पॉइंट लिखो रजू. As the path of rays coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates slightly and the amount of light entering the eye फ्लिकर्स का मतलब वही है बेटा जो मैं तुमको मजाक में नहीं बोल रहा था. बंद बुझ मतलब चमकती भी नजर आती है. आई फ्लिकर्स. द स्टार अपीयर्स brighter sometimes and sometimes fainter.
sometimes fainter. Okay, and we take this effect as twinkling of stars. ठीक है, कभी मुझे सितारा बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है किसी पोजीशन पे, कभी उसी पोजीशन पे मुझे लाइट नज़र आ रहा है, फिर उसकी पोजीशन भी स्लाइटली बहुत मतलब हल्की सी चेंज होती हुई नज़र आती रहती है हमें, तो हमें क्या लगता है स्टार जो है वो एक ही जगह पे ट्विंकल कर रहे हैं. ठीक है, कभी दिख जाएगा ब्राइट, कभी नहीं दिखेगा, कभी एकदम से यहाँ था हल्का सा स्लाइटली चेंज हो जाएगी उसकी पोजीशन, तो हमारे लिए वो स्टार जो होता है वो ट्विंकल करता हुआ नज़र आता है. ठीक है, क्लियर है? पक्का लिख लिया सबने? यस. चलें आगे. चलो, थोड़ा ना मैं एग्जैजरेटेड फ़ोटो बना रहा हूँ, एक्चुअल में इतनी बड़ी नहीं ज़रूरत है समझने की, बट जो प्लैनेट्स हैं, अगला सवाल ये आता है, वाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल? वाई डू नॉट द प्लैनेट्स ट्विंकल? प्लैनेट्स नहीं ट्विंकल करते हुए नज़र आते, स्टार्स नज़र आते हैं, ऐसा क्यों होता है? अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अभी भी वही है. एग्जैचरेटेड फोटो बना रहा हूँ मैं, नॉट स्केल अप टू द साइज, बट मान लो ये मेरा प्लैनेट था एक. ठीक है, ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ से देख रहा है उसे अभी भी, ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ से देख रहा है उसको. ठीक है, होगा क्या, क्या प्लैनेट हमसे पास है या हमसे बहुत दूर है? पास है भाई प्लैनेट, सितारे हैं दूर, तभी सितारे इतने छोटे से नज़र आते हैं. एक्चुअल में स्टार का साइज तो सन के जितना होता है. क्या दिखते हैं? किसने कहा नहीं दिखते? हाँ, प्लैनेट वो माइंड ट्री वाले इतने पैसे लेते हैं बच्चों से कि उनको स्टार दिखा सके, प्लैनेट्स दिखा सके. दिखते हैं बेटा प्लैनेट्स. कभी फुर्सत मिले फ़ोन पे, जो तुम देख पबजी खेलते रहते हो, एक ऐप आती है वो तुम्हें एग्जैक्टली तुम आसमान को स्कैन करोगे ना, वो तुम्हें बताएगी तुम इस वक्त कौन सा स्टार देख रहे हो. मैं ऐप का नाम पूछ के बताऊंगा तुम्हें. और रादर तुम्हें कॉन्स्टलेशंस भी बता देते. कॉन्स्टलेशन पता है क्या होते हैं? सप्तऋषि बोलते हैं, और आयन बोलते हैं, जिसे सुना है कभी ऐसा कुछ है? हाँ, लैडल भी होती है, मतलब अलग अलग होते हैं. तो स्टार्स ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नज़र नहीं आते, वो एक जैसे ही नज़र आते हैं. यही तो डिफ्रेंशिएशन है, यही तो ब्यूटी है कि हम रात को आसमान में देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अच्छा फलानी चीज़ जो है वो प्लैनेट है और उसके साथ वाला जो ट्विंकल कर रहा है वो स्टार है. ठीक है, तुमको जुपिटर भी दिख सकता है रात को, तुमको सैटर्न भी दिख सकता है, ये फैक्ट है. और भाई दिखेगा रात को, क्यों नहीं दिखेगा? सन की लाइट नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे वो प्लैनेट्स. मून कैसे दिखता है रात को? सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है मून, इसलिए दिखता है रात को हमें. तो प्लैनेट्स क्यों नहीं क्यों ट्विंकल करते हुए नहीं नज़र आते? दिखते हैं, ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते. क्यों, समझना. ठीक है, अब क्योंकि प्लैनेट अर्थ के पास है, तो क्या प्लैनेट से सिर्फ एक ही रे आएगी लाइट की? प्लैनेट इज मेड अप ऑफ मैनी पॉइंट्स, और क्योंकि वो जो है हमारी अर्थ के पास था, तो उससे जो रेज आ रही थी वो ऑलमोस्ट बहुत सारी रेज थी, राइट? मैं कुछ एक बना देता हूँ, सारी नहीं बना रहा हूँ. तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या शिफ्ट आ सकता है?
अगर मैं इसको ट्रेस बैक भी करूं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या शिफ्ट आ सकता है? क्या अभी भी जो एपरेंट पोजीशन चेंज होने के बाद मुझे चीज़ नज़र आ रही है वो प्लैनेट ही है? क्या उसकी पोजीशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया मेरे लिए? नहीं। तो मुझे कॉन्टीन्यूसली प्लैनेट दिखता रहेगा चाहे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों ना हो रही हो। इनफाइनाइट नहीं आती स्टार से। स्टार से हम अज्यूम करके चलते हैं। मुझे लाइन रादर लिखवानी भी चाहिए थी, लिख लो तुम ना इसमें, नहीं तो डाउट ही रहेगा। यहाँ पे जो लाइन थी ना ये लिख लो, थर्ड पॉइंट के साथ एडिशन में एक लाइन लिख लो, किताब में भी लिखी हुई है, यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट या इसी के साथ लिख लेना, द स्टार्स आर, स्पेशली दक्ष आपके लिए लिखवा रहा हूँ, आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, hence they can be considered as point size source of light। क्योंकि स्टार हमसे बहुत दूर हैं, हम मान के चल रहे हैं पॉइंट साइज में, और पॉइंट से सिर्फ एक ही रे मान के चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो जो रिंग्स होती है सैटर्न वगैरह की, वो तो चेंज नहीं होती। वो रिंग्स तुझे वैसे भी नहीं दिखेगी, मतलब तू रात को देख के वो रिंग्स नहीं देख सकता, वो तुझे टेलीस्कोप चाहिए देखने के लिए। तेरे लिए सैटर्न सैटर्न नज़र आएगा, मतलब ऐसे डॉट नज़र आएगी ब्राइट कलर की, कंपैरेटिवली स्टार से बड़ी डॉट होगी और वो टिंकल नहीं कर रही होगी। सैटर्न की आस पड़ोस में कहीं पे जुपिटर दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं क्योंकि ये अर्थ के पास है तो ये पॉइंट साइज नहीं है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और जो उन पॉइंट्स से रेज मेरी आँखों में जा रही हैं वो मुझे हर मोमेंट पे दिखेंगी दिखेंगी, ठीक है। तो मेरे लिए प्लैनेट जो होगा वो कभी ट्विंकल नहीं करेगा। इसके लिए ना वर्डिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और हर जगह यही वर्डिंग आती है, तो ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहे हैं। लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो इसका जी डायग्राम बना लेना अपने पास। हमें स्टार की शेप कैसे पता चलेगी? स्टार की शेप कौन सी शेप है स्टार की? जो बनाते हैं। ये वाली? ओ भाई साहब ये नहीं, ऐसा नहीं दिखता स्टार, ये ना कर दियो कभी जिंदगी में। सन कैसा दिखता है? गोल। तो वैसे ही स्टार हैं भाई, दुनिया के सारे गोल हैं स्टार, स्फेरिकल हैं, और मेजरली स्टार स्फेरिकल है। मेरे को नहीं पता, हो सकता है एक आधे की शेप अलग हो, चट्टान जैसा दिखता हो, पर मेजरली सारे गोल हैं, स्फेरिकल हैं, ठीक है। ये क्यों बनाते हैं मेरे को नहीं पता, क्या रीज़न है, कहाँ से आया। ऐसे तो दिल भी हम ऐसे बना देते हैं, दिल क्या ऐसा दिखता है सच में? नहीं दिखता ना। मेरे को नहीं पता कहाँ से उसका उपज हुआ, क्यों बनाने लग गए हो। देखो चलो, द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ, and thus can be seen as, and thus can be seen as collection of points, collection of point source of light, point sources of light लिख लो, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट था इसका। सेकंड पॉइंट लिख लो, द लाइट कमिंग फ्रॉम, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है, दैट लाइट कमिंग फ्रॉम all the individual points
Well, somehow enter the eye and we cannot differentiate between the variations of we cannot differentiate between the variations of light entering the eye. वो कह रहा है मतलब हर बार लाइट एंटर करेगी क्योंकि बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस से लाइट आ रही है, तो कभी ना कभी नहीं, मैं हर बार ऐसा होगा कि लाइट एंटर करेगी मेरी आँख में। तो मेरे लिए ऐसा नहीं है कि जो प्लैनेट है उसकी एपरेंट पोजीशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, या कभी लाइट आ रही है कभी नहीं आ रही। लाइट विल ऑलवेज एंटर दी आई क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स से आ रही है, इसलिए मेरे लिए कभी भी वो फ्लिकरिंग इफेक्ट, वो ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, hence planets do not twinkle for human eye. Hence planets do not appear to twinkle. ऐसे लिख लो। ऐसे तो स्टार भी ट्विंकल एक्चुअल में थोड़ी कर रहे हैं, दे अपीयर टू ट्विंकल। दूर वाली जगह पे जाके जब बीच पॉइंट से होंगे तब दिखेंगे। हाँ डेफिनेट, बट उनकी जो लाइट रिफ्लेक्ट करने वाली बात है ना, अब मैं उस चीज़ में श्योर नहीं हूँ कि इनसे लाइट रिफ्लेक्ट होगी इतनी दूर तक पहुँच भी पाएगी कि नहीं। जैसे स्टार्स की तो खुद की लाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारी अर्थ तक पहुँच जाती है। प्लैनेट्स तो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हाँ, सूरज के लिए हो सकता है। किसी दूर गैलेक्सी के लिए हमारा जो सन है वो उनको डेफिनेटली ट्विंकल करता हुआ दिख रहा है। ये पता था दक्ष तुझे सन इज ऑल्सो अ स्टार? शुक्र है। चलाना भी है नहीं कल नहीं आना, ओके। चैप्टर हो गया ख़त्म। हो तो दे देते हैं छुट्टी यार, तुम भी ब्रेक लो हम भी लेते हैं। लिख लिया था ना, सॉरी मैंने हटा दिया, देख लो ज़रा। ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, मैं बता देता हूँ इस चैप्टर से। एक तो न्यूटन वाला आएगा, वो न्यूटन का इन्वर्टेड प्रिज्म एक्सपेरिमेंट जो था, या डबल प्रिज्म एक्सपेरिमेंट जो था, एक वो बहुत पूछा जाता है। एक ये सवाल तो पेट है कि वाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर। ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में पूछ ही लेते हैं हर साल। मतलब ये वो वाले क्वेश्चन हैं जिनसे बच्चों को पास कराना है। ठीक है दक्ष, ये वो वाले क्वेश्चन है कि बच्चा पास तो हो जाए एटलीस्ट। और ये हो गया वाई स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, ये बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। और होता है इस चैप्टर से कोई ना कोई डिफेक्ट का पूछ लेते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया या फिर प्रेसबायोपिया। ठीक है, आई से रिलेटेड इतना आज तक मैंने कभी क्वेश्चन देखा नहीं है पूछा हुआ। कॉर्निया क्या होता है, एकोमोडेशन के ऊपर एक बार आया था सवाल, वो भी डेफिनेशन आई थी, व्हाट इज़ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। क्या बात बाबूजी, बैग पैक कर लिया? 20 मिनट पहने हो गया, चलें आगे। चलो नुमरिकल करके दिखाओ। अच्छा शाबाश मेरे प्यारे बालकों, एक एनसीईआरटी की किताब दे दो। हमारे एक सर बोला करते थे न्यूमेरिकल को नुमरिकल, बस एक ही चाहिए। लिखो चलो। लिखो बेटा। बैक एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का ना 6th क्वेश्चन है ये, ठीक है। 6th क्वेश्चन है, अ मायोपिक पर्सन with the far point of
अ मायोपिक लिख तो रहा हूँ बोर्ड पे, देख ले. ऑफ मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर in front of the eye. What is the nature and power of the lens? What is the nature and power of the lens required to correct the problem? Required to correct the problem. करो ट्राई बेटा. जिसने वो मायोपिया का टॉपिक अच्छे से समझा होगा वो बता सकता है आंसर इसका सिर्फ. इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? अगर मैं इन्फिनिटी की वैल्यू ढूंढ देता ना, मेरे को अभी गवर्नमेंट नोबेल प्राइज़ दे देती मैथमेटिक्स में. नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ मिल जाता मुझे. क्या वो करियो गूगल उसको एक बार -1/12 होती है. बतेरे बच्चे आते हैं हमारे पास डेली है, सर हमने इन्फिनिटी की वैल्यू ढूंढ दी -1/12 है. किसने? अच्छा, उसके साथ और भी 36 उसकी डेफिनेशंस लिखी हैं, वो पढ़ी है कभी? कब बोलते हैं -1/12 है? जो लॉज इंटीजर्स के हैं वो अप्लाई नहीं होंगे जिस वे पे तू अप्लाई कर आंसर -1/12 बताते हो. करो बच्चों इसको, बताओ आंसर क्या आएगा. बड़ा आसान सवाल है बेटा, बहुत निहायती आसान सवाल. मैंने तभी बोला है जिस बच्चे ने अच्छे से समझा होगा मायोपिया का टॉपिक वो इसका आंसर मुंह जुबानी दे देगा. मतलब उसको पेन पेंसिल उठाने की भी ज़रूरत नहीं है. कैसे करेक्ट करते हैं मायोपिया? कनकेव लेंस का क्या रोल होता है इसमें? नियो फार पॉइंट बनाना. पढ़ो अपने नोट्स में से पढ़ो. कनकेव लेंस का क्या रोल है, क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है कनकेव? इतने अच्छे से समझाया, तुम तो यहाँ बैठे हो, बेचारा विश्वजीत तो ऑनलाइन क्लास में है. चांटा खा लियो मेरे से एक बड़ा करारा सा. पास का देखते हैं मायोपिया में, दूर का देखते हैं? हाँ हाँ, ये जतिन ने ही आंसर किया था. राधे 25 में नहीं होता, 25 नियर पॉइंट है, फार पॉइंट की बात हो रही है. जतिन ने ही आंसर किया था इसका. मैंने जब ये बात समझाई थी, आँख कंफर्टेबली कहाँ तक देख सकती है? अच्छा, मैं मायोपिया पढ़ा रहा हूँ, तुम 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर कर रहे हो. 25 सेंटीमीटर तो नियर पॉइंट है राजू, तो हाइपरमेट्रोपिया से लेना देना है. इस क्वेश्चन में आँख कंफर्टेबली कहाँ तक देख सकती है? तो मतलब जो ऑब्जेक्ट उसके लिए 80 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है वो उसको कंफर्टेबली देख पाएगी. हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट उससे दूर हो गया तो उसको चश्मा चाहिए. ये बात तो समझ आ गई आई गेस, है ना? तो इसमें कनकेव लेंस का क्या रोल है? मैंने बहुत अच्छे से समझाया था. मेरी नाक बचा लो, इज्जत रख लो, मेरी नोट्स में पढ़ के नियो फार पॉइंट बनाना जिसका फोकस 80 सेंटीमीटर है. एग्जैक्टली. वो क्या करेगा कि जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, इन्फिनिटी पे था, उसकी एक वर्चुअल इमेज क्रिएट करेगा अपने फोकस के ऊपर. और वो फोकस क्या होगा एक्चुअल में? फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई.
याद आ रहा है कुछ? मैं ऐसे बताता था ना कि अगर मुझे खेड़े को देखना है या टावर को देखना है, टावर की इमेज मेरे लिए वो लेंस कहाँ पे क्रिएट कर रहा है? सामने वाली दुकान तक, वहाँ तक मेरी आँख कंफर्टेबली देख सकती है। क्लियर हुई बात? ये पक्का? इमेज डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे? 80 सेंटीमीटर, क्योंकि वहाँ तक कंफर्टेबली मेरी आँख देख सकती है। तो मैं मान सकता हूँ कि v की वैल्यू क्या है? 80 सेंटीमीटर। पर प्लस का 18 आएगा, 80 आएगा, माइनस का 80 आएगा। ये कन्वेक्स कनकेव लेंस है, ठीक है। ये मेरी मायोपिक आई है। मैं कंफर्टेबली कहाँ से देख सकता हूँ? कंफर्टेबली कहाँ से देख सकता हूँ? 80 सेंटीमीटर से। कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे था तो उसकी इमेज यहाँ पे बननी चाहिए थी। ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया? ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस कितना हो गया? माइनस इन्फिनिटी। लेकिन इमेज कहाँ पे बननी चाहिए उसकी? -80 पे, क्योंकि इसी हाथ पे इमेज बनेगी ना। और यार रूल याद करो, साइन कन्वेंशन, अगर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज लेंस के केस में बनती है तो कहाँ बनती है? इट इज़ ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, इसलिए वो नेगेटिव लेते हैं हम। समझ आ रही है बात? u पता है, v पता है, f निकालना है। f क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v क्या होता है इस केस में? 1/v कितना हुआ? -80 माइनस इन्फिनिटी। अब मेरे को नहीं पता तुम्हें बात पता है नहीं पता, बट जो ये इन्फिनिटी वाली 1/∞ वाली चीज़ होती है, ज़ीरो हो जाती है। 1 को बहुत ही लार्ज नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसको ज़ीरो मान लेते हैं। ये होगा ना, मान ले अगर मैं तुझे कहता हूँ 1 को 30 करोड़ से नहीं, 30 करोड़ कह रहा हूँ, 100,000 करोड़ से डिवाइड कर दे तो क्या आंसर आएगा? 0.00000000001। ठीक है, तो उसको मैं नेग्लिजिबली क्या मान सकता हूँ? ज़ीरो ही तो मान सकता हूँ। तो 1/f इज इक्वल टू -1/80 implies f इज इक्वल टू, और अगर मुझे f की वैल्यू पता चल गई, मेरे को क्वेश्चन में क्या बताना था? -5/4 कर दो फटाफट आंसर। मुझे डेसिमल में चाहिए, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 1.25 डायोप्टर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार। आंसर क्या आएगा? माइनस का 1.25। और इससे एक बात क्लियर होगी कि जो भी मायोपिक आई का डिस्टेंस दे रखा होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? लेंस का क्या होता है? लेंस का फोकल लेंथ, फोकस होता है वो। जो भी डिस्टेंस दे रखे मायोपिक आई के फार पॉइंट का, भाई वहीं पे तो इमेज बनवाना चाहता हूँ मैं ताकि मुझे क्लियरली दिखे, तो वो क्या हो जाता है? उसका लेंस का फोकस हो जाता है, फोकल लेंथ हो जाती है। और जो ऑब्जेक्ट उस फोकल लेंथ पे बन रहा है और जो वर्चुअल इमेज उस फोकस पे बन रही है वो मुझे क्लियरली दिख रही है। उतना तो मेरी आंख देख ही सकती है ना मायोपिक है। ठीक है, पक्का? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? कनकेव था इसलिए आंसर किस में आ रहा है? नेगेटिव। पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव में मतलब पावर नेगेटिव उससे क्या होता है? कुछ नहीं, पावर नेगेटिव है मतलब कनकेव लेंस है, पावर पॉजिटिव है मतलब कन्वेक्स लेंस है। हो गया? क्लियर है बेटा? क्या टाइम हुआ है अभी? कितना टाइम रह गया? 25 तो नहीं हुए हैं। खैर चलो, एक क्वेश्चन लिख के ले जाओ, घर से ट्राई करना। इसका पावर निकाल ली सबने? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 100/f। 100 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि सेंटीमीटर में है। तो 100 डिवाइडेड बाय -80। 0 से ये गया 5 पे, 4 पे, माइनस ऑफ 5/4 इज इक्वल टू 1.25 माइनस का, और साथ में लग गया डायोप्टर। ठीक है, तुमको एक बात बताऊं, ये जो तुम अब चीज़ें पढ़ रहे हो ना, हम प्रज्ञा वाले बच्चों को 8th में पढ़ा देते हैं। मतलब 8th से पढ़ते आ रहे हो बच्चे, अब सोच लो उनका लेवल क्या होगा। हटा दूं? पक्का? लिखो अगला सवाल एक, अब हाइपरमेट्रोपिया के लिए। ठीक है,
The near point of a hypermetropic eye, the near point of hypermetropic eye is 1 meter. ठीक है. What is the power of the lens? What is the power of the lens required to correct this defect? Assuming that near point is 25 centimeter of a normal eye. Pen the neck. फाइव डायोप्टर गलत है. आंसर क्या है? पॉजिटिव 3. पॉजिटिव फाइव. हम्म. क्योंकि कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं ना, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा. पॉजिटिव फाइव. पॉजिटिव 3. थ्री. 3. चलो घर से ट्राई करके आना है. इसको लॉजिक वही अप्लाई करना है तुमने. ऑब्जेक्ट कहाँ पे था और उसकी इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपने फोकल लेंथ निकालनी है. जैसे इस वाले सवाल में क्या था कि जो ऑब्जेक्ट मेरे लिए इन्फिनिटी पे रखा हुआ है उसकी वर्चुअल इमेज कहाँ पे क्रिएट हो जाती है, मायोपिक आई के फार पॉइंट पे. वैसे ही अब यहाँ पे सोचो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ होना चाहिए. दो ही तो वैल्यूज़ गिवन है. ठीक है, तुम्हें एक वैल्यू तो ये गिवन है 25 सेंटीमीटर जो कि नॉर्मल आई के लिए, और इसके लिए बता दिया उसने फार पॉइंट सॉरी नियर पॉइंट जो है वो 1 मीटर पे चला गया. तो इनमें से कोई एक यू होगा और कोई एक वी होगा. उन दोनों की हेल्प से फोकल लेंथ निकाल लो. फोकल लेंथ की आंसर की हेल्प से आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, इसको ट्राई करना. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं.